टॉपिक का नाम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ही है। इसे हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। ये 5वां लेक्चर है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 5वां लेक्चर है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये तीसरा या चौथा लेक्चर है। नहीं, ये 5वां है। इसके पहले चौथा लेक्चर था। कुछ लोगों को शायद वीडियो नहीं मिले हैं, कुछ बीच बीच में छूटे हुए हैं। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों तक सभी वीडियो फिर से जाएंगे। मुझे नहीं पता कि किसे मिले हैं किसे नहीं मिले हैं, इसलिए अपनी सुविधा के लिए मेरी तरफ से सभी लोगों को जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, इस 5वें लेक्चर समेत अब तक के सभी लेक्चर आज भेजे जाएंगे, ताकि जिसको अगर कोई वीडियो नहीं भी मिला है तो कोई संशय या संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाए। तो आज आप रीडिंग डालेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की आलोचना अथवा मूल्यांकन। हेडिंग डाल दीजिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की आलोचना अथवा मूल्यांकन। पहले इसे हम समझते हैं कि उसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है। सिद्धांत की आलोचना बाद में इसे हम लिखेंगे, लेकिन पहले आइए समझ लेते हैं। वेगनर के साथ मुख्य समस्या ये थी कि वे जलवायु शास्त्री थे, न कि भू आकृतिक विज्ञानी, है ना। भू आकृति का अध्ययन करना उनका काम नहीं था। उनका जो प्रोफेशन था वो जलवायु का अध्ययन करना था। उनके सामने समस्या थी कि अतीत काल में भूमंडल पर अनेक जगहों पर जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। तो उनके सामने मुख्य समस्या जलवायु परिवर्तन की थी। उसका समाधान करने के लिए उन्होंने जो अध्ययन किया उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। तो उसी क्रम में इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जलवायु संबंधी जो परिवर्तन अतीत काल में दिखाई देते हैं उसका समाधान करने के क्रम में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसलिए उनके सिद्धांत में कई त्रुटियां रह गई हैं, कई कमियां रह गई हैं। यहां तक कि वेगनर महोदय कई विपरीत बातें भी कह जाते हैं, विरोधाभासी बातें भी कह जाते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। वेगनर महोदय ये तो बताते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। वो बताते हैं कि बाद में इसका विखंडन हो गया, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि पैंजिया का विखंडन किस कारणों से हुआ। उन्होंने ये बताया, अध्ययन आपने सब कुछ कर रखा है, सब कुछ जानते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। उन्होंने बताया कि बाद में पैंजिया का विखंडन हो जाता है, टूट जाता है पैंजिया। तो वेगनर महोदय ने ये नहीं बताया कि पैंजिया का विखंडन किस कारण से हुआ। वेगनर महोदय केवल इतना बताते हैं कि पैंजिया का विखंडन आंतरिक कारणों से हुआ। वो कोई स्पष्ट कारण नहीं दे पाते हैं। वास्तव में यह एक कमी है जो सिद्धांत के वैज्ञानिक आधार को कमजोर करती है। दूसरी कमी क्या है, वेगनर महोदय कहते हैं कि पैंजिया का विखंडन हुआ, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पैंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा, अर्थात जुड़ा रहा। किस बल द्वारा पैंजिया पहले जुड़ा था और बाद में विखंडन क्यों हो गया, यह भी नहीं बताते। तीसरा, वेगनर महोदय ने बताया कि पैंजिया में विखंडन होने के पश्चात उसमें 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ। आप जानते हैं, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ। लेकिन वर्तमान समय में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, वास्तव में ये दोनों एक ही प्लेट पर स्थित हैं। अभी हम प्लेट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। यहां से यहां तक है जो भूगर्भिक प्लेट होती है, उस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों स्थित हैं। इसलिए उस भूगर्भिक प्लेट को हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि महाद्वीप में 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ। जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, बल्कि उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। और ये फैक्ट है, सत्य है कि ये दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। यही कारण है कि हिमालय ऐसा पाया जाता है ना। यहाँ ऊपर उठा हुआ है, यहाँ नीचे झुका हुआ है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो इस संदर्भ में भी वेगनर महोदय मौन है। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन बलों का प्रयोग किया, वेगनर महोदय ने महाद्वीपों में प्रवाह लाने के लिए जिन बलों का प्रयोग किया वो बल अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। वेगनर महोदय ने बताया था कि महाद्वीपों में प्रवाह के 2 कारण हैं। पहला, कौन कौन से बल हैं? पहला बल है गुरुत्व बल और प्लवनशीलता का बल, जिससे उत्तर में प्रवाह हो रहा है, और पश्चिम की ओर प्रवाह चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये दोनों बल अपर्याप्त हैं। कैसे?
चंद्रमा की ज्वारीय बल से महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह तभी होगा जब ज्वारीय बल वर्तमान से 1000 करोड़ गुना अधिक हो। चंद्रमा का ज्वारीय बल इतना अधिक नहीं है कि पूरब में घूमती पृथ्वी के सापेक्ष महाद्वीपों को रोककर पश्चिम की ओर बहा दे, है ना। धरती पूरब की ओर घूम रही है। वेगनर ने कहा कि चंद्रमा की ज्वारीय बल ने घर्षण उत्पन्न कर दिया महाद्वीपों पर, जिससे महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, मतलब रुक गए। रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिक पश्चिम की ओर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरब की तरफ घूम रही है। तो उन्होंने जिस बल का प्रयोग किया वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की ज्वारीय बल से पश्चिम की ओर प्रवाह तभी हो सकता है महाद्वीपों का जबकि ज्वारीय बल वर्तमान से 1000 करोड़ गुना अधिक हो। इसी तरह गुरुत्व बल से महाद्वीपों का प्रवाह नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, बल्कि गुरुत्व बल के कारण महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे। वेगनर महोदय ने यहां उल्टी व्याख्या कर दी। नेक्स्ट, वेगनर महोदय ने कई परस्पर विरोधी बातें कह डाली हैं, मतलब अपनी ही बात को बाद में काट दिया है। कैसे? शुरू में तो उन्होंने बताया कि कम घनत्व वाला सियाल, शुरू में उन्होंने कहा कि कम घनत्व वाला सियाल सीमा पर तैर रहा है, यह सियाल, और यह है बीच वाला सीमा। पेंजिया की आंतरिक संरचना में 3 परतें थी, सियाल और सीमा। उन्होंने शुरू में बताया था कि कम घनत्व वाला सियाल सीमा पर तैर रहा है, लेकिन बाद में वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करते समय उन्होंने उल्टी बात कही। वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करते समय उन्होंने कहा कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट उत्पन्न हो गई। सीमा द्वारा रुकावट उत्पन्न हो गई, यानी सीमा सियाल से टकरा गया। इन दोनों में से कोई एक ही बात सत्य हो सकती है, या तो सियाल बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो रहा है या सीमा द्वारा रुकावट उत्पन्न हो गई। इनमें से कोई एक ही बात सही हो सकती है। दोनों बात कैसे सही हो सकती है? इस संदर्भ में भी वेगनर मौन है, उल्टी बातें कह गई हैं। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत एक मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है, उसे मध्य अटलांटिक कटक भी कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक अथवा मध्य अटलांटिक कटक। ये कटक कैसा है? वास्तव में समुद्र में, ये समुद्र की तली हम ले लेते हैं, ठीक है, और ये जल का ऊपरी सतह है। ये जल का ऊपरी सतह यहां तक मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? आप समुद्र की गहराई को देख रहे हैं। ये सागर की तली है, सागर की तली। सागर की तली में जो अटलांटिक महासागर में बीचों बीच एक पर्वत जैसी स्थलाकृति है, पर्वत जैसी, ठीक है। वास्तव में ये बीचों बीच, यहां तो समतल है, इधर भी समतल है, लेकिन बीचों बीच एक पर्वत जैसी उठी हुई स्थलाकृति, उसे हम कटक कहते हैं। ये पानी में डूबी हुई है, जल में नीचे है। वास्तव में इसे हम, जो मध्य अटलांटिक कटक है, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में पूरे अटलांटिक महासागर में विस्तृत है, एस की आकृति बनाती है। उत्तर से दक्षिण में पूरे अटलांटिक महासागर में विस्तृत एक मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है, ठीक है। वेगनर महोदय ने बताया कि पहले अटलांटिक महासागर के दोनों तट आपस में जुड़े हुए थे, यानी ब्राजील तट और गिनी तट आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि जब दोनों तट आपस में जुड़े हुए थे तो उसमें मध्य अटलांटिक कटक कहां था, और जब बाद में दोनों अमेरिकन महाद्वीप प्रवाहित हो गए, बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया, तो ये मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति कैसे हो गई, उन्होंने ये भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये है वेगनर महोदय के सिद्धांत में कुछ कमियां, जिसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की है। इसे आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, सिद्धांत की आलोचना अथवा मूल्यांकन। वेगनर महोदय ने अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तन का समाधान करने के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिस कारण सिद्धांत में कई त्रुटियां रह गई हैं।
यहां तक कि वेगनर महोदय परस्पर विपरीत बातें कह गए हैं, परस्पर विरोधी बातें कह गए हैं। पहला, वेगनर ने पैंजिया के विखंडन के संदर्भ में कोई ठोस कारण नहीं बताया है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि पैंजिया का विखंडन आंतरिक कारणों से हुआ। यह सिद्धांत के वैज्ञानिक आधार को कमजोर करता है। दूसरा पॉइंट, वेगनर महोदय ने यह भी नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पैंजिया किस बल द्वारा स्थिर था, यानी आपस में जुड़ा हुआ था, यह भी नहीं बताया। तीसरा पॉइंट, वेगनर महोदय के अनुसार पैंजिया में विखंडन होने के पश्चात महाद्वीपों में दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। लेकिन वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, न कि उत्तर की ओर। ठीक लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि समझ लिए हैं। नेक्स्ट, वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन बलों का प्रयोग किया है वो बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा के ज्वारी बल से महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब ज्वारी बल वर्तमान से 1000 करोड़ गुना अधिक हो। इसी तरह से गुरुत्व बल के प्रभाव से महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि गुरुत्व बल से महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे। चौथी कमी, वेगनर महोदय कई परस्पर विरोधी बातें भी कह गए हैं। जैसे प्रारंभ में उन्होंने बताया कि सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है। बाद में वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करते समय उन्होंने बताया कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सियाल सीमा से टकरा गया। वास्तव में इन दोनों में से कोई एक बात ही सही हो सकती है। ठीक है। अटलांटिक महासागर में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत एक मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है। अगला पॉइंट आप लिख रहे हैं, अटलांटिक महासागर में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत एक मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है। यदि आंध्र महासागर के दोनों तट परस्पर जुड़े हुए थे तो अटलांटिक कटक उस समय कहां था? इस संदर्भ में भी वेगनर मौन है। और जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए और बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया तो मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संदर्भ में भी वेगनर मौन है। यह हो गया वेगनर के सिद्धांत में कमियां या आलोचना। क्वेश्चन का आंसर लिखना एक अलग कला है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखने की कला में बताऊंगा। उत्तर एक पक्षी नहीं लिखा जाता है। आप अपने उत्तर में उन सभी बातों का समावेश कर देंगे थोड़ा थोड़ा जो आप जानते हैं। हालांकि उत्तर का प्रारूप वही होगा जैसा प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि वेगनर महोदय के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में मुख्य पक्ष है आलोचना, लेकिन आलोचना में जो हेडिंग आपने डाला है कि सिद्धांत की आलोचना और मूल्यांकन, इन बातों को लिखते समय आप उन सभी बातों को समावेश कर देंगे जो आपने पीछे पढ़ा है। संक्षेप में, इतना संक्षेप में करेंगे कि पढ़ने वाला स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा दे कि कितनी चतुराई से आपने समग्र ज्ञान को उड़ेल दिया है। मतलब पैंजिया के विखंडन से लेके महाद्वीपों के निर्माण से लेके अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के निर्माण से लेके एक एक बात को किस तरह से आप इसमें शामिल करते लिखते समय कि उत्तर चेक करने वाला खुश हो जाए। हालांकि आप जितना मैंने लिखाया आलोचना भी लिख देंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। अगला चैप्टर होगा सागर नितल का प्रसरण। सागर नितल मतलब होता है महासागर की तली, महासागर की तली का प्रसार यानी विस्तार। चैप्टर का नाम है सागर नितल प्रसरण। ये होगा अगला चैप्टर। इसको हम मुख्य रूप से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा था, कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटा था तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। शीघ्र ही सागर नितल प्रसार का आप अध्ययन मेरे साथ करेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जब महाद्वीपों का प्रवाह हुआ तो निश्चित सी बात है कि बीच में जो महासागर है उसका विस्तार होगा। महासागर का विस्तार कैसे होता है? महासागर का विस्तार कैसे होता है? आइए पहले महाद्वीपों महासागरों को थोड़ा सा देख लें चित्र के माध्यम से। अगला चैप्टर सागर नितल प्रसरण, उसमें आप इन बातों का अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। यह है महाद्वीप,
अब ढाल आने लगा, ठीक है, ढाल आने लगा। ये है महासागर की तली। और ये है यूरोप या इसे आप अमेरिका महाद्वीप समझ लें, ठीक है, इसे आप अमेरिका महाद्वीप समझ लें और इसे अफ्रीका समझ लें। अगर अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगे तो सागर का फैलाव होगा, सागर का फैलाव होगा। वास्तव में ये जो अटलांटिक महासागर है यहां से लेकर यहां तक अटलांटिक महासागर का फैलाव होता कैसे है और बीच में ये मध्य महासागरीय कटक कैसे पाया जाता है, इस फैलाव की दर क्या है, क्यों महासागरीय कटक पतला है और महाद्वीपी कटक मोटा है, मतलब क्यों कटक कह रहा हूं, क्रस्ट, क्यों महाद्वीपी क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर के लगभग है और क्यों महासागर की तली यानी महासागरीय क्रस्ट की मोटाई केवल 6 किलोमीटर है। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो आप इन बातों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर हमेशा इसे पूछा जाता है, सागर नितल प्रसरण की संकल्पना बताइए, सागर नितल प्रसरण की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो अगला चैप्टर में आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। नमस्कार।